देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है कि संस्कृति आईएएस में है कि समान अध्ययन अर्थव्यवस्था भाग 1 है। समान अध्ययन अर्थव्यवस्था भाग 1 है। ये देखिए यहाँ पर जो खास बातें कही गई हैं। एक देखिए यहाँ पर भाग 1 है, एक ये दूसरी एक यहाँ पर बात कही गई। देखो, संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं आरेख, अर्थव्यवस्था एवं और देखिए अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र यहाँ पे है। देखिए, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमी, और अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एक परिचय एंड इंट्रोडक्शन की बात कही गई है। एंड इंट्रोडक्शन की बात आपके यहाँ पर अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इकोनॉमी और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी बोलते इकोनॉमी, ECONOMY, इकोनॉमी और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की बात की गई, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की बात की गई है। एक परिचय एंड इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखिए। तो यहाँ देखिए इस इकाई का अध्ययन, देखो इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत अर्थव्यवस्था एक परिचय तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आपकी समझ विकसित होगी। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में बोलते इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में बोलते इकोनॉमी, और अर्थशास्त्र को बोलते इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन्स की अर्थशास्त्र और इकोनॉमी मीन्स की अर्थव्यवस्था। अब एक परिचय देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन। यहाँ पर इस इकाई के अंतर्गत इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत अर्थव्यवस्था एक परिचय तथा उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आपकी समझ विकसित होगी। हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? हम इसमें सीखेंगे अर्थशास्त्र क्या है, हम इसमें सीखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, हम इसमें ये सीखेंगे कि अर्थव्यवस्था आपको क्या है, अर्थव्यवस्था आपको क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में संबंध। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में संबंध, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में संबंध है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में संबंध, अर्थव्यवस्था वस्तुओं का वर्गीकरण, उत्पादन के कारक, उत्पादन कारक के अंतर्गत हम लोग भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता पढ़ेंगे। और प्रमुख आर्थिक क्रिया मतलब उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, विनिमय क्या है और वितरण क्या, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे देखिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स एक परिचय को देखिए। आप पहले ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी क्या है। व्हाट इज एन इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का बाहरी पक्ष है। यहाँ पे कहा कि अर्थव्यवस्था जो है, ये थोड़ा सा गौर कीजिए कि अर्थव्यवस्था जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था देखिए जो यहाँ पर कहा गया है कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का बाहरिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थशास्त्र का बाहरिक पक्ष है जिसमें व्यक्ति, समाज, क्षेत्र और देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। यह कृषि व्यापार, यहाँ पर जो कहा गया देखिए जो आशा, यह कृषि अर्थव्यवस्था क्या, देखिए अर्थव्यवस्था जो आपको है, देखिए अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का बाहरिक पक्ष है जिसमें व्यक्ति, समाज, क्षेत्र और देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो खास बात कहा कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का बाहरिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का बाहरिक पक्ष है जिसमें व्यक्ति, समाज, क्षेत्र और देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। यह कृषि, व्यापार और उद्योग के अंत संबंधों को निरूपित करने वाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए किसी देश में उपलब्ध संसाधनों का दोहन तथा नवीन संसाधनों का निर्माण नागरिकों के अधिकतम सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए किया जाता है। देखो फिर देखिए अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थशास्त्र का बाहरिक पक्ष है जिसमें व्यक्ति, समाज, देश और देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको व्यक्ति, समाज, क्षेत्र और देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। यह कृषि, व्यापार मतलब अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और उद्योग के अंत संबंधों को निरूपित करने वाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए किसी देश में उपलब्ध संसाधनों का दोहन तथा नवीन संसाधनों का निर्माण नागरिकों के अधिकतम सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए किया जाता है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर तो यहाँ पर कह सकते हैं पहले देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर जो एरो दिया गया देखिए नागरिक से संसाधन की ओर, फिर संसाधन से आवंटन होगा नागरिक। देखिए यहाँ पर जो हम कह सकते हैं नागरिक से संसाधन और संसाधन का आवंटन फिर नागरिकों में ही होगा। इससे क्या होगा, अधिकतम कल्याण होगा। इससे क्या होगा, अधिकतम कल्याण होगा। तो नागरिक से ही संसाधन है, संसाधन और संसाधन का आवंटन जब नागरिकों के बीच एक बराबर अवस्था में होगा, बराबर मात्रा में होगा, तो इससे अधिकतम कल्याण होगा। तो फिर आपको आगे यहाँ पे जो कहा उसको देखिए एक यहाँ पर इससे स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के अध्ययन द्वारा
देखिए यहाँ पर क्या इससे स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन द्वारा सीमित संसाधन एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन मूलभूत क्रियाएं होती है। देखिए इससे स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन द्वारा सीमित संसाधन एवं असीमित आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन मूलभूत क्रियाएं होती है जो कभी भी पूर्ण रूप से नहीं रुकती, जैसे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, जैसे वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, आय का सृजन तथा उपभोग तथा आय का, देखिए यहाँ पर कि आय का सृजन, देखिए आय का सृजन तथा उपभोग एवं निवेश है। यही कारण है कि इन क्रियाओं को किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा लाइफलाइन माना जाता है। इन क्रियाओं के बिना अर्थव्यवस्थाओं का अस्तित्व संभव नहीं होता। इन क्रियाओं के बिना अर्थव्यवस्था का अस्तित्व संभव नहीं होता। हालांकि अर्थव्यवस्था शब्द को जब तक किसी क्षेत्र विशेष के नाम के साथ नहीं जोड़ा जाता है तब तक यह अधूरा लगता है। इसलिए इसे किसी क्षेत्र विशेष के साथ जोड़ना आवश्यक होता है। किसी क्षेत्र विशेष के साथ जोड़ना, देखिए किसी क्षेत्र विशेष के साथ जोड़ने जाता है, किसी क्षेत्र विशेष के साथ जोड़ा जाता है तो यह अपना पूर्ण रूपेण प्रदर्शित करने लगता है। पूर्ण रूप प्रदर्शित करने लगता है। किसी क्षेत्र विशेष के साथ जोड़ा जाता है तो यह अपना पूर्ण रूप प्रदर्शित करने लगता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि। इसमें देखिए एक आपको यहाँ पर दिया, उसको समझिए। अर्थव्यवस्था की जो क्रियाएं हैं वो तीन प्रकार की आपको अर्थव्यवस्था की क्रियाएं आपको यहाँ पर हो गई। अर्थव्यवस्था की यहाँ पर तीन प्रकार की क्रिया, पहली क्रिया आपको उपभोग एवं निवेश से। देखिए यहाँ पर क्या अर्थव्यवस्था की जो क्रियाएं कही गई है, अर्थव्यवस्था की जो क्रियाएं कही गई वो आपको पहला है उपभोग एवं निवेश। उपभोग एवं निवेश वह है वस्तुओं एवं, देखिए वस्तुएं एवं उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन आपके यहाँ पर है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन यहाँ पे है। और तीसरा आपके यहाँ पर आय का सृजन है। तीसरा यहाँ पर आपको आय का सृजन है। पहला देखिए अर्थव्यवस्था की क्रियाओं के अंतर्गत जो यहाँ पर आपका उपभोग एवं निवेश वह है, और वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन है, और आय यहाँ पर आय का सृजन है। अर्थशास्त्र की बात यहाँ पर की गई है। अर्थशास्त्र जो यहाँ पर आपको वो समझने की बात कीजिए। अब हम ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या मतलब, व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, सॉरी इकोनॉमिक्स, माफ कीजिए। अर्थशास्त्र मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, और अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी मीन्स की अर्थव्यवस्था हो गया, और इकोनॉमिक्स मतलब आपको अर्थशास्त्र हो गया। देखिए आप अर्थशास्त्र में के अंतर्गत ये कहा गया कि अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है। अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है। इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, बचत, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार अवसर, जीवन गुणवत्ता इत्यादि संबंधित विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है। अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है। इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, बचत, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मुद्रास्फीति, देखिए यहाँ पर क्या मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार अवसर, जीवन गुणवत्ता इत्यादि संबंधित विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित अध्ययन है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित अध्ययन है। व्यवहारिक संदर्भ में अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में इसे धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ द नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। फिर आपके यहाँ में देखिए वस्तुतः अर्थशास्त्र व सामाजिक, यहाँ जो कहा गया वस्तुतः अर्थशास्त्र व सामाजिक विज्ञान है जो स्थिरता एवं विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से दुर्लभ संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन की बात करता है। यहाँ देखिए वस्तुतः अर्थशास्त्र व सामाजिक विज्ञान है, यहाँ जो कहा गया कि वस्तुतः अर्थशास्त्र व सामाजिक विज्ञान है जो स्थिरता एवं विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से दुर्लभ संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन की बात करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति अर्थात व्यक्ति को व्यष्टि बोलते हैं। व्यष्टि एवं राष्ट्र मतलब समष्टि, मतलब जो छोटा है उसको व्यष्टि और जो बड़ा है उसको समष्टि बोलते हैं। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में यानी कि व्यक्ति मतलब आपको व्यष्टि मतलब माइक्रो हो गया, जो छोटा है उसको माइक्रो बोलते व्यष्टि बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में आपको बोलते हैं समष्टि, मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समष्टि, अंग्रेजी में बोलते हैं मैक्रो मतलब बड़ा। मैक्रो मतलब MACRO मतलब बड़ा होता है, और MICR मतलब क्या, छोटा होता है। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति अर्थात व्यष्टि एवं राष्ट्र अर्थात समष्टि के स्तर पर संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं सीमित संसाधनों को उपयोग करने व्यक्ति एवं राज्य अपनी असीमित आवश्यकता पूर्ति करता है। इन्हीं सीमित संसाधनों को उपभोग करके व्यक्ति एवं राज्य अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया,
तो इस बात को गौर कीजिए कि अब यहाँ देखिए क्या इसमें अर्थशास्त्र यहाँ पर लिखा गया है। देखिए इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत बीच में आपको अर्थशास्त्र हुआ। देखिए वस्तुओं से फिर संसाधन प्राप्ति होगी, संसाधन से फिर श्रम होंगे, श्रम से फिर पूंजी की ओर, पूंजी से फिर उत्पादन की ओर, उत्पादन से फिर वस्तु की ओर जाते हैं हम लोग। तो यानी कि हम सबसे पहले कह सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात जो आप करेंगे संसाधन। देखिए तो संसाधन से हम ये से कर सकते हैं कि संसाधन से श्रम की ओर चलेंगे, श्रम से फिर पूंजी की ओर चलेंगे, पूंजी से फिर उत्पादन की ओर चलेंगे, और उत्पादन से फिर वस्तु की ओर चलेंगे, और वस्तु से फिर संसाधन की ओर हम चलेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो खास बात कहा गया अर्थव्यवस्था, यहाँ पर जो कहा गया अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के संबंध। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में जो संबंध उनको यहाँ पर बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको अर्थव्यवस्था, यहाँ पर जो आपको है क्या तो देखिए यहाँ पर क्या अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में संबंध की बात यहाँ पर की गई है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में संबंध की बात यहाँ पर की गई। यदि दोनों के बीच संबंधों की बात करें तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है। हाँ, यदि दोनों के बीच संबंधों की बात करें तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका व्यावहारिक पक्ष है। हाँ, यदि दोनों के बीच संबंधों की बात करें तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है। यदि दोनों के बीच के संबंधों की बात करें तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका व्यावहारिक पक्ष है। यदि दोनों के बीच संबंधों की बात करें तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका व्यावहारिक पक्ष है। अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत एवं नियमों की बात करता है। अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत एवं नियमों की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था क्षेत्र विशेष में इन सिद्धांत एवं नियमों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर। अब देखिए यदि अर्थव्यवस्था और शास्त्र अंतर का मतलब अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, और अर्थशास्त्र मतलब जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए यदि दोनों के बीच अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंधों की बात करें तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि अर्थव्यवस्था उसका व्यावहारिक पक्ष है। अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों एवं नियमों की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था क्षेत्र विशेष में इन सिद्धांतों एवं नियमों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर है। आर्थिक सिद्धांत एवं नियमों की वास्तविक परख अर्थव्यवस्था में होती है। आर्थिक सिद्धांत एवं नियमों की वास्तविक परख अर्थव्यवस्था में होती है। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि आर्थिक सिद्धांत एवं नियमों की वास्तविक परख अर्थव्यवस्था में होती है। आर्थिक सिद्धांत एवं नियमों की वास्तविक परख अर्थव्यवस्था में होती है। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण की बात कही गई है। हाँ, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण देखिए। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का क्या होता है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन इकोनॉमिक्स की बात कही गई है। अगर यहाँ पर क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन इकोनॉमिक्स की बात यहाँ पर आपको की गई है। अर्थव्यवस्था में देखिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन इकोनॉमिक्स की बात कही गई है। तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित है। पहला देखिए आप अंतिम वस्तु जिसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित। पहला आपको है फाइनल गुड्स की बात करते हैं। वे वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है, जिन्हें अब केवल प्रयोग करना है, जैसे किसी परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाले जूते या किसानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला ट्रैक्टर। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता द्वारा उपभोग व्यय अथवा निवेश व्यय अंतिम वस्तुओं पर किया जाता है। अब देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ऐसी वस्तुएं जो एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म से पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती है, जिनका उपयोग अन्य वस्तु उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया है, तो उसी को मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं। उपभोग वस्तुएं किसे बोलते हैं, कंजम्पशन गुड्स किसको बोलते हैं। देखिए वे वस्तु जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है, जैसे परिवार द्वारा दूध एवं आइसक्रीम का उपयोग। फिर पूंजीगत वस्तुएं जिसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स क्या होता है। देखिए पूंजीगत वस्तु कैपिटल गुड्स क्या होता है, किसी उत्पादक की अचल अथवा स्थिर परिसंपत्तियां होती है। किसी उत्पादक की अचल अथवा स्थिर परिसंपत्तियां होती है जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में बार बार प्रयोग। देखिए किसी उत्पादक की अचल अथवा स्थिर परिसंपत्तियां होती है जिनका प्रयोग उत्पादन
उत्पादन प्रक्रिया में बार बार प्रयोग किया जाता है, जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में बार बार प्रयोग किया जाता है, इनको टिकाऊ वस्तु की श्रेणी में श्रेणियों में रखा जाता है। इनका मूल्य अधिक होता है, जिससे प्लांट तथा मशीनरी। और उसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया, तो सारे यहाँ देखो उत्पादन के कारक की बात की गई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई है, उत्पादन के कारक की बात की। उत्पादन के कारक अंतर्गत हम क्या करते हैं, श्रम की बात करते हैं। देखो उत्पादन के कारक 4 होते हैं, पहला होता है श्रम, पहला होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है पूंजी और चौथा होता है उद्यमशीलता। अब कि वे सभी कारक जिनके माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया संपन्न होती है, उत्पादन के कारक कहते हैं। वे सभी कारक जिनके माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको हम उत्पादन के कारक कहते हैं। सरल शब्दों में किसी भी संसाधन में पाए जाने वाले उत्पादन की शक्ति, फोर्स और प्रोडक्शन को उत्पादन का कारक कहा जाता है। ये मुख्यतः 4 होते हैं, पहला होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है पूंजी, चौथा होता है उद्यमशीलता। तो पहले जो यहाँ पर आपको भूमि कहा गया, उसको समझने का प्रयास कीजिए। भूमि आपके यहाँ पर लैंड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए भूमि का अर्थ है, भूमि का अर्थ पृथ्वी के धरातल से लगाया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में इसे प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ से देखा जाता है। वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों में पाए जाने वाली उत्पादन शक्ति को भूमि कहा जाता है। अब देखिए श्रम, जिसको लेबर बोलते हैं, उसको क्या देखिए मानव शरीर अथवा मस्तिष्क में पाए जाने उत्पादन शक्ति को श्रम कहते हैं। श्रम का हस्तांतरण, देखिए श्रम का हस्तांतरण 2 दिशाओं में होता है। श्रम का हस्तांतरण 2 दिशाओं में होता है। श्रम का हस्तांतरण देखिए श्रम का हस्तांतरण 2 दिशाओं में होता है। क्षैतिज हस्तांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, क्षैतिज हस्तांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। क्षैतिज हस्तांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, एक उत्पादन से किसी अनुत्पादन क्षेत्र में श्रम का हस्तांतरण। ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर। इसमें श्रम का हस्तांतरण निम्न कौशल से उच्च कौशल की ओर होता है। इसमें श्रम का हस्तांतरण निम्न कौशल से उच्च कौशल की ओर होता है। फिर देखिए पूंजी कैपिटल की बात यहाँ पर की गई, है। देखिए मानव निर्मित संसाधन ऐसे जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, उनको पूंजी कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन ऐसे जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, उनको पूंजी कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। पहला देखिए भौतिक पूंजी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं। पहला होता है यहाँ पर फिजिकल पूंजी, भौतिक पूंजी, जिसको हम लोग फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। मानव निर्मित भौतिक संसाधनों की उत्पादन शक्ति को, भौतिक पूंजी के मानव निर्मित भौतिक संसाधनों के उत्पादन को तो यहाँ पे जो कहा गया मानव निर्मित भौतिक संसाधन उत्पादन शक्ति को भौतिक पूंजी के मानव निर्मित भौतिक संसाधनों उत्पादन शक्ति को भौतिक पूंजी कहते हैं। इसके अंतर्गत सड़क, भवन, नहर, मशीन, पुल और वाहन इत्यादि आते हैं। तो भौतिक पूंजी किसे कहते हैं आप देखिए, तो मानव निर्मित भौतिक संसाधनों की मानव निर्मित भौतिक संसाधनों उत्पादन शक्ति को भौतिक पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी के अंतर्गत सड़क, भवन, नहर, मशीन, पुल और वाहन इत्यादि आते हैं। अब देखिए वित्तीय पूंजी किसे कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहते हैं। तो फाइनेंशियल कैपिटल की मुद्रा एवं मुद्रा से उत्पन्न अन्य संसाधनों की उत्पादन शक्ति को वित्तीय पूंजी कहते हैं। इसके अंतर्गत नकद राशि, धन, आभूषण, अचल संपत्ति इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब देखिए बौद्धिक पूंजी, जिसको हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल किसे कहते हैं, मानव मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न विचारों की शक्ति को बौद्धिक पूंजी, मानव मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न विचारों की शक्ति को बौद्धिक पूंजी कहते हैं। इसके अंतर्गत कलात्मक रचना, वैज्ञानिक आविष्कार और व्यावसायिक सोच जैसे विचारों को शामिल किया जाता है। नोट की बात यहाँ देखिए क्या गया नोट में क्या देखिए मानव पूंजी क्या, जब जनसंख्या पर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में निवेश किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित ज्ञान का स्टॉक है। देखिए मानव पूंजी क्या होता है कि जब जनसंख्या पर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में निवेश किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित ज्ञान का स्टॉक है। तो सामाजिक पूंजी की बात कही गई है। किसी भी देश की सामाजिक पूंजी उस पूंजी के अर्थ में आती है जो व्यक्ति, संस्था, व्यक्तिगत संबंधों, विश्वासों, उनके नेटवर्क को मजबूती प्रदान करता है, जिससे समाज में आपसी भरोसा एवं सामंजस्य पैदा होता है। तो सामाजिक पूंजी की बात यहाँ पर देखिए, सामाजिक पूंजी, किसी भी देश की सामाजिक पूंजी उस पूंजी के अर्थ में आती है जो व्यक्ति, संस्था, व्यक्तिगत संबंधों, विश्वासों, उनके नेटवर्क को मजबूती प्रदान करता है, जिससे समाज में आपसी भरोसा एवं सामंजस्य पैदा होता है। ये हो गया आपको सामाजिक पूंजी के अंतर्गत।
देखिए सामाजिक पूंजी के अंतर्गत फिर आपको देखिए उद्यमशीलता की बात यहाँ पर की गई है। उद्यमशीलता देखिए मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? देखिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा समाज के अंदर पाए जाने उत्पादन शक्ति को उद्यमशीलता कहते हैं। इसके प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। देखिए उद्यमशीलता के प्रमुख अवयव में देखिए नवाचार की प्रवृत्ति होती है, प्रबंधन होता है, नियमित क्रिया होती है, जोखिम क्षमता होती है और विधि सम्मत होती है। अब देखिए नवाचार की प्रवृत्ति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेंड प्रवृत्ति बोलते हैं, ट्रेंड। नवाचार की प्रवृत्ति में ट्रेंड ऑफ इनोवेशन बोलते हैं। किसी कार्य में नए विचारों या संसाधनों को अपनाने की अंतर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को नवाचार की प्रवृत्ति कहते हैं। प्रबंधन मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए प्रबंधन मैनेजमेंट क्या होता है? किसी कार्य विशेष में अन्य संसाधनों हितधारकों जैसे मालिकों, पूंजीपतियों और मजदूरों को संगठित कर साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति को प्रबंधन का गुण माना जाता है। और नियमित क्रिया रेगुलर एक्शन क्या होता है? देखो रेगुलर एक्शन क्या होता है? नियमित क्रिया रेगुलर एक्शन क्या होती है? यह नियमबद्ध कदम दर कदम चलने और उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसमें कुछ योग्यताएं संबंधी लक्षण भी होते हैं, जैसे मन स्थिति की मजबूती, चातुर्य एवं अन्य ज्ञान। इसे उपार्जित और विकसित किया जा सकता है। इसे उपार्जित और विकसित किया जा सकता है। जोखिम क्षमता रिस्क कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जोखिम क्षमता रिस्क कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए क्या किसी भी नवाचार एवं प्रबंधन में पाए जाने वाले कठिनाइयों को मांग एवं आपूर्ति के हिसाब से अपनाने की प्रवृत्ति को जोखिम क्षमता कहते हैं। जोखिम क्षमता रिस्क कैपेसिटी देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी भी नवाचार एवं प्रबंधन में पाए जाने वाले कठिनाइयों को मांग एवं आपूर्ति के हिसाब से अपनाने की प्रवृत्ति को जोखिम क्षमता कहते हैं। विधि सम्मत देखिए लॉफुल क्या होता है? विधि सम्मत लॉफुल देखिए इसके लॉफुल के अंतर्गत विधि सम्मत का अंतर्गत केवल विधि सम्मत या उद्देश्यपूर्ण कार्यों को ही मान्यता दी जाती है। वस्तुतः ऐसे कार्य करना या लाभ अर्जित करने का प्रयास करना जिनका उद्देश्य कल्याणकारी होता है, जो देश एवं समाज के हितों की पूर्ति करता हो। अब देखिए प्रमुख आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? देखिए कि अर्थव्यवस्था का संबंध मुख्यतः किसी क्षेत्र विशेष में परिचित आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति तथा उनके स्तर से होता है। यह क्षेत्र एक समाज, गांव, शहर, जनपद, राज्य अथवा देश कोई भी हो सकता है। कार्य के स्वरूप के आधार पर आर्थिक क्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला आपके यहाँ देखिए कौन कौन, तो पहला आपको आर्थिक उत्पाद, आपको यहाँ पर कार्य के स्वरूप के आधार पर आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहली आर्थिक क्रियाएं आप देखिए क्या है? उत्पादन है। दूसरी आर्थिक क्रिया उपभोग है। तीसरी आर्थिक क्रिया आपको विनिमय और चौथी आर्थिक क्रिया वितरण है। तो यहाँ देखिए क्या प्रमुख आर्थिक क्रिया में पहला आर्थिक उत्पादन है, दूसरा आपको उपभोग है, तीसरा विनिमय और चौथा वितरण है। तो अब ये देखिए पहला उत्पादन को समझने का प्रयास को, उत्पादन आपको क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोडक्शन बोलते हैं। उत्पादन का अर्थ उत्पादन का अर्थ आपको आगत या कारकों को उत्पाद में बदलना है। प्रोडक्शन का अर्थ उत्पादन का अर्थ आगत या कारकों का उत्पाद में बदलना है। और उपभोग मतलब कंजम्पशन का क्या अर्थ है? देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु एवं सेवाओं का प्रयोग उपभोग का अर्थ, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु एवं सेवाओं का प्रयोग उपभोग का अर्थ है। विनिमय या एक्सचेंज क्या होता है? विनिमय या एक्सचेंज यहाँ पर देखिए क्या विनिमय या एक्सचेंज क्या होता है? इस एक्सचेंज का अर्थ देखिए यहाँ पर क्या, एक्सचेंज का अर्थ वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से है। तो विनिमय एक्सचेंज का अर्थ क्या है? वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से है। और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसका अर्थ उत्पादन के साधनों को वितरित करना है। इसका अर्थ उत्पादन के साधनों को वितरित करना है। इसका वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ उत्पादन के साधनों को वितरित करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वितरण बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब आगे हम देखिए ये चैप्टर 2 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, चैप्टर 2 मतलब अर्थव्यवस्था का प्रकार एवं क्षेत्र की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इसको यहीं तक छोड़िए।